जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चे, आप लोगों के जो सीबीटी एग्ज़ाम हैं वो 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में होने, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे अच्छे नंबर की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, ये क्वेश्चंस उनके लिए भी है जो अन्य कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी वैकेंसी बिहार TG2 आने वाली है, तो उनके लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में योग बना होता है कॉस्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, कार्बन का। तो देखिए योग क्या होता है। योग योग को हम लोग बोलते हैं फ्रेम या ढांचा। डीसी मशीन का जो योग होता है इसको हम लोग फ्रेम भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं। ठीक, ये बना किसका होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसकी? छोटी मशीन में ये कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट स्टील का भी बना होता है बड़ी मशीनों के लिए। ठीक है, ये क्या काम क्या है इसका? फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है, लो रिलेक्टेंस का रास्ता देता है। और क्या काम है इसका? ये आपका क्या करेगा? सभी भागों को धारण करता है, सभी भागों को धारण करता है। ठीक है, और बच्चों इसका क्या काम है? इसका काम क्या है? मैकेनिकल, मतलब प्रघातों से बचाता है, प्रघातों से बचाता है। ठीक, अब ये जो है कार्बन से किसके बने होते? ब्रश बने होते हैं। ब्रश बने होते हैं। ठीक, कॉपर का क्या बना होता है? कम्यूटेटर बना होता है। कम्यूटेटर। सिलिकॉन स्टील से आपका आर्मेचर बना होता है। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज बताई आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जूल का नियम, लेंज का नियम, किरचॉफ का नियम। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये डीसी जनरेटर, ये क्या करता है?
मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो आपका डीसी जनरेटर है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें पूछा गया है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत, तो ये क्या करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे कार्य करता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या है, E = -N dφ/dt, इस नियम पे ये काम करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है। कॉक स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फैराडे लॉ। देखिए जो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ये आपका डीसी जनरेटर में यूज होता है, डीसी जनरेटर में, और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल होता है ये डीसी मोटर में यूज होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्न में से सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर नहीं है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। तो देखिए जनरेटर आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, डीसी जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, एक होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड। ठीक, सेल्फ एक्साइटेड के तीन पार्ट हैं, शंट, सीरीज, कंपाउंड। ठीक, और ये सेपरेटली एक्साइटेड है, इसका एक्साइटेशन जो आता है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इसकी फील्ड को एक्साइटेशन करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है आपका, बैटरी हो सकता है। ठीक, और ये जो जनरेटर होते हैं ये सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, मतलब इनकी फील्ड का एक्साइटेशन जो है हम दूसरे सोर्स के द्वारा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इन सब के हम आपको फिगर बना के दिखा देते हैं। ठीक है,
पहले हम आपको दिखाते हैं, ठीक। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक। चलिए इनके फिगर बना के आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे फिगर भी इसका पूछ लेगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड का। तो सेपरेटली एक्साइटेड क्या होगी, ये आपकी फील्ड हो गई, ये आपका क्या हो गया, वीएफ हो गया, मतलब एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इसका एक्साइटेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपका आर्मेचर हो गया। यहाँ पे लोड लगा, ये आपका आरएफ हो गया, ये आपका प्लस माइनस, ये आपका ईजी हो गया, और ये आपकी आई, ये आपका आर ए हो गया, ये आपका आई ए हो गया, ठीक। और ये आपका लोड हो गया। ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का डायग्राम हो गया, ठीक। ये क्या होता है, पहले के ज़माने में यूज़ होता है था, अब नहीं होता है, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए बहुत खर्चा आता है, इसलिए इसको यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है, ना के बराबर इसका यूज़ है। अब आते हैं हम संट पे, संट जनरेटर। ये आपकी क्या हो गई, फील्ड वाइंडिंग हो गई, और ये आपका आर्मेचर हो गया। ये आपका आरएसएच हो गया, ठीक। ये आपकी संट करंट आएगी, ये आपकी लोड करंट हो जाएगी, ये आपकी आर्मेचर करंट आ जाएगी, ठीक है। ये आपका लोड हो गया, ये आपका आर ए हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका ईएमएफ हो गया, ईजी, ठीक है। अच्छा बच्चों, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि आर ए का मान कितना होता है और आर एस एच का मान कितना होता है। तो आर एस एच का मान हम लोग 100 ओम लेते हैं लगभग, और आर ए का मान होता है लगभग 1 ओम। 0.5 ओम से 0.5 ओम से 1 ओम होता है। ये आप जान लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान हम लोग कम क्यों रखते हैं, कम इसलिए रखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप आपका कम हो, ठीक है। ये जो इसके जो टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा टर्न्स होते हैं। क्या होता है, ज़्यादा टर्न्स, और पतले तार यूज होते हैं, ठीक है। ये आपका संट जनरेटर हो गया, ठीक। संट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फील्ड वाइंडिंग जो होती है आपकी आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी होती है, इसलिए उसको हम लोग संट कहते हैं। अब इसको रफ करके हम आपको दिखा देते हैं सीरीज जनरेटर। देखिए सीरीज जनरेटर, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, और ये आपका लोड हो गया, आपका आर एल हो गया, ठीक। ये आपका आर एस एच हो गया, आर एस ई, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका ई जी हो गया, ये आपका आर ए हो गया, ठीक। अच्छा देखिए, ये आपका सीरीज जनरेटर हो गया। इसमें जो क्या होते हैं, टर्न्स लेस टर्न होते हैं। क्या होते हैं, लेस टर्न होते हैं, मतलब इसमें टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक। और इसमें मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी क्या होगी, यही आपकी आर्मेचर करंट होगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, सीरीज करंट हो जाएगी, और यही आपकी लोड करंट हो जाएगी, ठीक। तो करंट का मान ज़्यादा होता है, तो करंट का मान ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होते हैं, कम टर्न्स रखे जाते हैं और मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है Eg इक्वल टू 5ZPN/60A, Eg इक्वल टू 5ZN/60, Eg इक्वल टू ZNP/60A और चौथा नन। देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, ये सही होगा आंसर। ठीक, चलिए स्टार्ट। इससे रिलेटेड कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। देखिए जो ईएमएफ होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है, आर्मेचर में। कहाँ होता है बच्चों, आर्मेचर में। कैसा होता है, एसी होता है। हमेशा ईएमएफ जो होगा आपका एसी उत्पन्न होगा। ठीक, अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है ये बताया हमने आपको। तो Eg इक्वल टू 5ZPN/60A। अब देखिए कौन क्या है, देखिए E आपका ईएमएफ हो गया, फाई क्या होगा आपका फ्लक्स हो गया, Z क्या हो गया आपका समांतर पथ हो गया, Z होगा आपका कंडक्टर्स, P क्या हो गया नंबर ऑफ पोल्स, N क्या हो गया आपका स्पीड हो गया, और A आपका समांतर पथ। ठीक है, अब देखिए एक होती है आपकी लैप बाइंडिंग, और एक होती है आपकी वेव बाइंडिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मेरे लेक्चर में जो मैं आपको बताता हूं उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक ही क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। ठीक है, इसलिए जो मेरी सीरीज होती है उसमें क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 7-8 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि आपका जो ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होता है, तो आपका आर्मेचर में होता है। ईएमएफ कैसा होता है, एसी होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, लैप बाइंडिंग में ईएमएफ कैसा होगा, तो मैं सब एक ही वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक, तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर P होता है। क्या होता है, A बराबर P। तो इस कंडीशन में जो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये A और P कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला होगा ZN/60। ठीक, अब लैप बाइंडिंग में क्या होता है, मोर करंट होती है। क्या होती है, मोर करंट, और वोल्टेज लेस होता है। ठीक, अंडरस्टूड है। अच्छा, वेव बाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथ आपके दो होते हैं, तो जो आपका ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 5ZPN/120। ठीक, वेव बाइंडिंग में क्या होता है, मोर वोल्टेज होता है, मोर वोल्टेज। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वेव बाइंडिंग के ईएमएफ और लैप बाइंडिंग के ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है EV इक्वल टू P/2 इंटू EP होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज बताई आपको।